हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ में फ्रेंड्स हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 3 को करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रश्न, एनसीईआरटी साइंस के प्रश्न, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के प्रश्न, एनसीईआरटी पॉलिटी के और एनसीईआरटी ईवीएस के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले 2 प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि प्रैक्टिस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। ये फ्रेंड्स आपके टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो है कि आपके बीपीएससी में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि पवनार, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से आपका जो है कि 1940 में विनोबा भावे के द्वारा जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, इससे संबंधित आपको जो है कि सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स आपका अगस्त प्रस्ताव जो है कि कब शुरू किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 1940 में जो है कि इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ से जो है कि आपके एग्जाम में और क्या प्रश्न बन सकता है। इस आंदोलन का मकसद सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का मौका देना था। ठीक है, देखिए, साथ ही भारतीय यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि यद्यपि वे युद्ध में भाग ले रहे हैं, लेकिन भागीदारी स्वैच्छिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से जो है कि इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बना था टीआरई 3.0 में। देखिए, पहले सत्याग्रही, यानी कि जो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसके जो है कि पहले सत्याग्रही कौन है, तो विनोबा भावे जी हैं। और दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, और तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो तीसरे सत्याग्रही फ्रेंड्स आपके जो है कि ब्रह्मदत्त हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से रिवीजन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र से हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका एग्जाम में बनता है, और ये फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी गई हैं। ठीक है, देखिए, अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो अगस्त प्रस्ताव भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को शिमला से जारी किया था। ठीक है, यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कि भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए दिया गया था। इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थे, देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और देखिएगा यहाँ से युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा में मुख्य रूप से भारतीय ही होंगे। ठीक है, जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के मुताबिक संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे। ये अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु थे, जहां से प्रश्न एग्जाम में बना भी है और आगे बनता भी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बना है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए।
क्या बनता है प्रश्न यहाँ से कि अगस्त प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। तो ये प्रश्न बनता है कि अगस्त प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगस्त प्रस्ताव के तहत भारतीयों को युद्ध के बाद डोमिनियन का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को जो है कि अस्वीकार करने का यह मुख्य कारण था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बहिष्कृत भारत जर्नल ये जो है कि आपके बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है कि शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में मराठी समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का जो है कि प्रकाशन शुभारंभ का प्रारंभ किया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1927 में। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बहिष्कृत भारत जो है कि ये कैसी पत्रिका है? तो मराठी समाचार पत्रिका पत्र है। ठीक है, अब देखिए इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद और व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया था। और भीमराव अंबेडकर की जो है कि मुख्य पत्रिकाएं पूछा जाता है, पत्र एवं पत्रिकाएं, तो एक आपकी बहिष्कृत भारत है। सबसे पहले मूकनायक, इसको क्रम से याद रखेंगे, मूकनायक 1920 में, फिर उसके बाद बहिष्कृत भारत 1927 में। ठीक है, और समता 1929 में, फिर उसके बाद जनता है 1930 में। तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो कि आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में ये जो है कि पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि 1897 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो अमरावती में हुआ था। ठीक है, अमरावती को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि अमरावती अधिवेशन हुआ था 1897 में, इसको जो है कि 3 दिवसीय तमाशा कहा गया था। और यह 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। 1897 के जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह जो 1897 का जो है कि अमरावती अधिवेशन था, यह 13वां अधिवेशन था। ठीक है, अमरावती में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाए थे, यानी कि मजाक उड़ाया था। ठीक है, जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला इसको कहा था। ठीक है, कहकर इसका मजाक उड़ाया था। और यह 1897 अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता सी शंकर नायर ने की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट डाडट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट जो है कि यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था फ्रेंड्स, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 में किया गया था। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया था। साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का भी प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न क्या है। जर्मनी के समर्थक, देखिएगा जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कि ये हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1900 जो है कि 15 में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से जो है कि यहाँ से देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने, अरे यार जुखाम भी हो गया, देखिए यहाँ से, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए जुखाम भी बहुत ज़्यादा है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके वैशेषिक के द्वारा जो है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन ने कणाद द्वारा प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए वैशेषिक दर्शन एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस दर्शन में समस्त अर्थ तत्व को 6 भागों में बांटा गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, देखिए न्याय दर्शन का संबंध जो है कि गौतम से है, वही सांख्य दर्शन का संबंध जो है कि कपिल मुनि से भी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में ये जो है कि आपका ये कथन सही है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था। ठीक है, प्रधानाध्यापकों और जो है कि शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, यानी कि प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ठीक है, और देखिए आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों को, तो ये गलत बात है, क्योंकि सभी को जो है कि सभी ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो ये गलत बात है, क्योंकि इसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसका बहिष्कार नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से असहयोग आंदोलन 1920 तक के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें शहरों तथा ग्रामीणों दोनों क्षेत्र के लोग शामिल थे। ठीक है, इसमें सभी जाति के अमीर और गरीब लोग शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। इस समय हुए काउंसिल चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों पर जो है कि अपनी जीत दर्ज की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा ये जो है कि आपके गांधार शैली में जो है कि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिए बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति का जो है कि निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। देखिए गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए गांधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी। ठीक है, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके टीजीटी में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ। भरहुत तथा सांची में जो है कि कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए यहाँ से इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है कि फ्रेंड्स आपके घोड़ नदी पर, ठीक है, ये जो है कि आपके घोड़ नदी पर जो है कि स्थित है।
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है, जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और देखिए, इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातात्विक वेदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां आदि मिले हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस देते हैं या एग्जाम में बैठे हो तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें नहीं शब्द को आप सबसे पहले माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, नहीं वाला प्रश्न आसान होता है, लेकिन आप नहीं देखते हैं, नहीं जो नहीं होता है, नहीं प्रश्न में जो नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप या तो देखिए ऑफलाइन में हो तो इसको घेर दीजिए, नहीं तो आप माइंड में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आसान प्रश्न होते हैं और ये अच्छे तरीके से पढ़ने की न वजह से प्रश्न को ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका दांडी 10 कुमार चरितम, तो ये जो है कि आपका सही है। आर्यभट्ट बृहत संहिता, तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट ये जो है कि गलत है। आर्यभट्ट के द्वारा जो है कि 12 मिहिर, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, 12 मिहिर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 12 मिहिर। और भास जो है कि स्वप्न वास दत्ता, तो ये भी आपका जो है कि सही है। तो प्रश्न ध्यान से एक बार और पढ़िए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ए और सी आपका सही है, लेकिन बी वाला आपका सुमेलित नहीं है, तो यही बी वाला आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक है, तो ये जो है कि समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका यानी कि सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने के लिए अनुमति दी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन यानी कि करुणा से भरा कहा गया था। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त 335 से 375। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे, जो गुप्त वंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ, शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो है कि रचित प्रशस्ति लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, NCERT से प्रश्न जो है कि आपके मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका अकबर, देखिए अकबर जो कि चित्रकला से संबंधित जो है कि मुगल शासक है। देखिए अकबर के द्वारा जो है कि चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासन काल को माना जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, और दोनों जो है कि अगर आप याद रखते हैं तो ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली याद रखेंगे। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कि किसने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये जो है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का जो है कि ये शासक था। ठीक है, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न बनता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि
किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसका शासनकाल देखिए 1296 से 1316 तक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये देखिए ये आपके बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है 48वीं और 52वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो भील जनजाति जो है कि ये फ्रेंड्स आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि यहाँ से देखिएगा, भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और भील जनजाति मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में निवास करती है। देखिए उन्हें भारत का बहादुर धनुर्धर कहा जाता है। किनको? तो ये जो है कि भील जनजाति के जो आदिवासी समुदाय है, इनको भारत का बहादुर धनुर्धर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला से है, तो ये जो है कि आपका जो है कि सहयाद्री के नाम से इसको जानते हैं। सहयाद्री जो है कि पर्वत श्रृंखला से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से सहयाद्री सहयाद्री फ्रेंड्स हम लोग जो है कि यहाँ से इसको देखते हैं। यहाँ से देखिएगा कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो उसमें आप कृष्णा ट्रिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। और इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य से महाबलेश्वर के समीप जो है कि पश्चिमी घाट, जिसे सहयाद्री श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और देखिए दाएं तट के सहायक नदियां कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। और बाएं तट की जो है कि सहायक नदियां भीम, मूसी और मुन्नारू है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप याद रख सकते हैं। और इसको अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो देखिए ये कृष्णा नदी है, ये देखिए महाबलेश्वर से निकली है और यहाँ से जो है कि होते हुए ये जो है कि आपके कहाँ गिरती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और देखिए ये आपके जो है कि इधर से ये घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये जो है कि आपके कुंभी नदी, तुलसी, ये जो है कि आपकी एक तरफ की नदियां हैं। और एक तरफ ये देखिएगा आपकी ये आपकी जो है कि देखिए मूसी नदी है। और ये प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये मूसी नदी। और मूसी नदी जो है कि कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से देखिए निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। अब देखिए नहीं को आप पहले घेर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। दंड कारण्य ये भी जो है कि है, मेघालय का पठार ये भी है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी जो है कि आपके प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार को जो है कि पठारों का पठार कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। देखिए केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इसको जो है कि देखने का प्रयास कीजिएगा तो देखिए केंद्रीय उच्च भूमि, देखिए केंद्रीय उच्च भूमि जो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन श्रेणी, बघेलखंड का पठार और जो है कि आपके बुंदेलखंड का पठार। देखिए उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और देखिए पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंड कारण्य का पठार और देखिए दक्कन का पठार में देखिए दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ये आपके जो है कि प्रायद्वीपीय पठार के, देखिए ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के जो है कि पर्वत श्रृंखला है, ठीक है।
तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कार्डिलेरा क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, कार्डिलेरा क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो कार्डिलेरा है ये जो है कि आपके पर्वतीय श्रृंखलाओं का एक समूह है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा कार्डिलेरा का मतलब जो है कि पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतों का एक जाल है, ठीक है। देखिए कार्डिलेरा शब्द का प्रयोग भौतिक भूगोल में विशेष रूप से अमेरिकी कार्डिलेरा के लिए किया जाता है। और देखिए कार्डिलेरा की कुछ खास बातें क्या हैं। देखिए कार्डिलेरा अक्सर कमोबेश समांतर श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है। देखिए उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर्वतीय भाग को प्रशांत कार्डिलेरा कहा जाता है। और देखिए दक्षिण अमेरिका में जो कि एंडीज भी एक कार्डिलेरा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए सही मिलान करें। तो देखिए फ्रेंड्स सही मिलान हमें करना है। तो सबसे गर्म, तो देखिए सबसे गर्म आप जो है कि पढ़े हैं, हम पढ़ाए फ्रेंड्स आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी में कि सबसे गर्म सहारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 को लिख लेंगे। और सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो है कि क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। तो सबसे ठंडा जो है कि आपका क्या है, सबसे ठंडा आपका जो है कि अंटार्कटिका है, ठीक है। तो बी का जो है कि 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और सबसे नम, यानी कि सबसे नम क्या है, तो सबसे नम जो है कि आपका चेरापूंजी है। यहाँ से आप 2 को लिख लेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स आते हैं फिर से हम लोग सबसे सूखा, तो सबसे सूखा जो है कि आपका चिली है, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 43-21, तो देखिए पहला का 4, बी का जो है कि 3, ठीक है। और सी का जो है कि 2 है और डी का 1 है, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ये आपका जो है कि 2 बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की फ्रेंड्स एक पर्वत श्रृंखला ये जो है कि आपका आल्पस है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका जो है कि द आल्पस यहाँ पे इस तरह का जो है कि आपका दिखाया गया है नक्शे में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें आल्पस पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप में स्थित है। आल्पस का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। आल्पस का सबसे ऊंचा बिंदु जो है कि मोंट ब्लांक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह एक नए वलित पर्वत का जो है कि उदाहरण है, न्यू वलित। और हिमालय एशिया में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में और रॉकी उत्तर अमेरिका में जो है कि आपका स्थित है, ठीक है। तो ये आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस, ये सभी का फ्रेंड्स निचोड़ है और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में एस.एन. हल्दर के द्वारा जो है कि किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में सुरेंद्र नाथ हल्दर ने किया था। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान हुआ था। ये आपके क्लास 10th के बिहार एससीईआरटी की बुक से ये प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया। देखिए 26 अगस्त 1907 को झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये आपका जो है कि TRE 3.0 और 6 to 8 में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों को आपको बताना है, दोनों को समझ के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका सबसे पहले वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान,
तो भारत का एक ही इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी सही है। और गजनेर वन्य अभ्यारण्य, तो ये आपका जो है कि बिहार में नहीं है, तो ये हम लोग काट लेंगे। और यहाँ से देखिए भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी आपका जो है कि बिहार में स्थित है। तो आपका जो है कि ए और सी दोनों सही है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे जो है कि टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये देखिए 2011 की जनगणना फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है। और बिहार का TRE 1, TRE 2 और TRE 3 आप उठा के देखेंगे तो एक से दो प्रश्न सभी पेपर में पूछे गए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ठीक है, तो ये जो है कि आपका गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, गोपालगंज जो है कि बिहार का वह जिला था जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार पश्चिमी चंपारण और भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में है। ऊपर वाले प्रश्न का ये जो है कि आपका नोट्स था। अब देखिए यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1021 महिलाएं, अतः गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है। ठीक है, और देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बिहार का वह जिला मुंगेर था, जिसका जो है कि लिंगानुपात जो है कि सबसे न्यूनतम था और 876 था। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो ये रोहतास था, याद रखिएगा 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया था 51.08%। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक ये जो है कि बुलाई गई थी 1913 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। देखिए 22 मार्च 1912 को इसे पृथक किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, TRE 3 में भी और TRE 2 में भी। ठीक है, देखिए 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। तो ये भी प्रश्न बनता है। और देखिए 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार और उड़ीसा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स 38 सीटें आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। बिहार देखिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार की 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कुल 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि ST के लिए आरक्षित सीटें 2 है और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 है। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रश्न एग्जाम में बनता है। अब देखिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका रोहतास जिला है, जहां पर जो है कि सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है और इंद्रपुरी डैम
रोहतास में ही है, जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? ये भी आपके टीआरई का पीवाईक्यूज प्रश्न है, जो कि आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। और सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो कौन किया था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके जो है कि बाबू गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का आरंभ गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसका प्रकाशन 1875 में किया गया था। यह एक अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, पूछा गया था कि आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो आनंद मठ का प्रकाशन 1881 में। ठीक है, 1881 या 82 कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था कि आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का जो है कि आरंभ कब किया गया था? तो 1875 में। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। यह एक अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1872 में पटना से प्रकाशित हुआ था। इसकी शुरुआत केशव राम भट्ट ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण आपके जो है कि प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो ये आपके अभी हाल ही में टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो है कि कुल जो है कि आपके 12 जिले स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से कौन कौन वो जिले हैं। तो देखिएगा, बिहार के कुल 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किमी है तथा बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किमी है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और गंगा के किनारे स्थित जिले कौन कौन से हैं बिहार के? तो बक्सर है, वैशाली है, खगड़िया है, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को जो है कि गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो ये आपके एनसीईआरटी साइंस से प्रश्न उठाया गया है। और इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। जब जो है कि खिलाड़ी जो है कि गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोलकीपर संवेग परिवर्तन की दर को कम करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गोलकीपर अपने हाथ में चोट कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल को पकड़ते वक्त हाथ को पीछे करने के समय बढ़ जाता है एवं बॉल का जो है कि संवेग कम हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और कैच को लपकते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे करके लेते हैं ताकि हाथ में चोट कम लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए गति क्या है? यह सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, और ये आपकी जो है कि बी और सी यानी कि वेग बल आघूर्ण, ये दोनों क्या है? तो ये आपकी जो है कि सदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ए बिल्कुल आपका फिलहाल सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सदिश और अदिश हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सदिश राशि जिस भौतिक राशि में परिणाम और दिशा दोनों निहित होती है उसे सदिश राशि बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हैं वेग बल, संवेग बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता और विस्थापन। ठीक है, और अदिश राशि की बात करेंगे तो जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हैं। कोई भी एग्जाम में सदिश और अदिश राशि में कन्फ्यूजन होता है और एक प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है?
तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो बम है यह जो है कि आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्लास 9th के NCERT साइंस में ये प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसे जो है कि थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है कि नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और वेग में और अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य में दोनों में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी फिलहाल आपका राइट आंसर हो रहा है। और देखिए यहाँ से प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति में जो है कि कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिएगा, सौर भट्ठी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सौर भट्ठी में कौन सा, तो देखिए फ्रेंड्स, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का जो है कि प्रयोग होता है। कल ही आप पढ़े थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है कि अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग किया जाता है। और देखे होंगे गाड़ी के जो हेडलाइट होती है, जो आगे जो हेडलाइट होती है, जो जिसमें बल्ब लगा होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग किया जाता है। और गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौर भट्ठी एक संरचनात्मक युक्ति है जिसका प्रयोग विशेषकर उद्योग क्षेत्र में उच्चतम ताप के उत्पन्न हेतु सौर ऊर्जा के केंद्रीकरण के लिए किया जाता है। सौर भट्ठी में छोटे छोटे हजारों अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। इसके फोकस पर एक भट्ठी जो है कि रखा जाता है, जहां सूर्य की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जिस कारण भट्ठी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे लोहे जैसी धातुएं पिघलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ठीक है, तो ये भी आपके TRE 3 में, किसमें, TRE 3.0 री एग्जाम 1 to 5 PRT में प्रश्न पूछा गया है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि मीथेन है। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा। ये क्लास 10th के NCERT साइंस से उठाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। ठीक है, बायोगैस का समांतर संरचना देखिए, मीथेन इतना परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट, नाइट्रोजन इतना परसेंट, हाइड्रोजन 1%, और जो है कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, देखिए निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पीतल के घटक जो है कि जस्ता और तांबा है। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एक प्रश्न आपका जो है कि TRE 1 में भी पूछा गया है और TRE 3 में PRT में भी प्रश्न पूछा गया है। दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए, पीतल तांबा और जस्ता, घंटा धातु तांबा और टीन, कांसा तांबा और टीन, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल, और गन मेटल देखिए तांबा जस्ता और टीन, और टांका जो होता है ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए, कवक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कवक में फ्रेंड्स जो है कि आपका पर्णहरित जो है कि आपका नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से कवक में हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होते हैं।
अतः अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति जंतुओं तथा उनके मृत शरीर पर ही आश्रित होते हैं। कौन? तो कवक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाइपोथैलेमस होता है ये जो है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। और यहाँ से देखिए, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित करता है। थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त दाब, हृदय धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपका जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है कि आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके TRE 3.0 री एग्जाम PIT में यानी कि 1 to 5 में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आगे प्रैक्टिस सेट में हम जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी प्रश्नों को हम लोग इसी प्रैक्टिस में शामिल करते रहेंगे, चाहे वो PIT का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10, 11 to 12, TGT, PGT, सभी के प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, नेत्रक लेंस एक उत्तल लेंस की तरह होता है जो क्रिस्टली पारदर्शी तरल से बना होता है। आंख में सिलियरी मांसपेशी होती है जो नेत्र लेंस की फोकस लंबाई को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब देखिए सिलियरी मसल्स को हिंदी में पश्चिमाभी पेशियां बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इससे भी एक प्रश्न आपके TRE के एग्जाम में पूछा गया था, TRE 3 PIT में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऊष्मीय ऊर्जा, ये क्या है? अनवीकरणीय है। और ये जो है कि आपके नवीकरणीय है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, बायोगैस ये तापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये स्रोत थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के इस स्रोत को पुनर्नवीकरण या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि बिजली, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ये जो है कि किया गया था आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके जो है कि TRE के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और देखिए यहाँ से 22 दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार ने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग SRC की स्थापना की। आयोग ने 1955 में लगभग 2 वर्षों के शोध के बाद सुझाव दिया था कि भारत की राज्य की सीमाओं को 14 राज्यों और 6 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने इसके जो है कि कुछ प्रस्तावों को लागू किया। और देखिए, राज्य पुनर्गठन के जो है कि सदस्य फजल अली, KM पाड़ीकर, HN कुंजरू, तो ये भी आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है TRE के एग्जाम में। TRE शायद 1 में पूछा गया है PIT में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके जगजीवन राम को जो है कि 1946 के अंतरिम जो सरकार बनी थी उसके मंत्रिमंडल में जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये TRE जो है कि आपके 1 में भी और TRE 3 में भी, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था। अंतरिम सरकार के सदस्य देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, और वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, सी राजगोपालचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि,
आसफ अली रेलवे और जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और लियाकत अली ये जो है कि वित्त मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये जो है कि 2026 तक रोक दिया गया है। बहुत ही ये चर्चित प्रश्न है। किसी भी एग्जाम में ये टपक जा रहा है, तो इसको आप याद रख सकते हैं 2026 में। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो है कि यहाँ से देखिएगा, संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक लोकसभा की सीटों का परिसीमन वर्ष 1971 की गणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये जो है कि फ्रेंड्स 1986 या 84, ये कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 103वां जो है कि संवैधानिक संशोधन का जो है कि संबंधित है, यानी कि जो 103 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है कि आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं इसको, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संशोधन अधिनियम को वर्ष 2019 में पारित किया गया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस विधेयक का संबंध है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा या रोजगार में 10% आरक्षण, जिसे आप जो है कि प्यार से ईवीएस बोलते हैं, EWS। यहाँ पे फ्रेंड्स ईवीएस बोल दे रहे हैं, देखिए EWS। ठीक है, तो इसको आप जो है कि जानते होंगे। और इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनुशासन एवं उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र में अभिप्रेत किया जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, 1 रुपये के नोट पर जो है कि किसका हस्ताक्षर है? देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर जो है कि किसका जो है कि हस्ताक्षर होता है? तो ये जो है कि वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है कि हस्ताक्षर होता है। बाकी के नोटों पर जो है कि इनका वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर नहीं होता है, सिर्फ 1 के नोट पर होता है। ठीक है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, भारतीय 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि इससे ज़्यादा मूल्य के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो है कि हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रीन हाउस गैस है वो गैस को अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, यही जो है कि आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, ग्रीन हाउस गैसों में वे गैसें हैं जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ठीक है, देखिए ये गैसें सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देती हैं, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो इसका कुछ भाग अवरक्त विकिरण गर्मी के रूप में अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें इन अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और वायुमंडल में गर्मी को जो है कि रोकती हैं। ठीक है, देखिए यह प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन गैसों की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक भी है। अब देखिएगा यहाँ से, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेढक को जो है कि
जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके बारे में देखिए, मेढक को उनकी परागम्य त्वचा के कारण जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है, जो उन्हें पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। ठीक है, किसी जलाशय में मेढकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, कीटनाशकों, भारी धातुओं और अन्य विषैले पदार्थों सहित प्रदूषकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरण निगरानी कार्यक्रमों में अक्सर मेढकों का उपयोग किया जाता है। और देखिए, उनका जीवन चक्र जिसमें जलीय व स्थलीय दोनों अवस्थाएं शामिल हैं, उन्हें जल तथा स्थल दोनों पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य को प्रतिबिंब करने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस नंबर 3 कंप्लीट होती है। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स पिछले प्रैक्टिस नंबर 1 और 2 को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो कि आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।